स्टूडेंट्स, जैसा हम लोग पीरियाडिक टेबल देख रहे हैं और पीरियाडिक टेबल में आज हम लोगों का पार्ट 4 है और पार्ट 3 तक आप लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जो 100 से एबव होते हैं एलिमेंट्स उनके आपने देख लिया है ना। तो ये सारे चीज़ आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म से ही, लेकिन कुछ अलग जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, ये सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो तुरंत हम लोग सब्सक्राइब कर लें और बाकी लाइक शेयर कमेंट्स आप करते रहें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या चीज? द एक्सेस ऑफ बैलेंस एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इफेक्ट डोमिनेंट इन केस ऑफ हैवी मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये स्टूडेंट्स होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स में ही इफेक्टिव होता है। पहले तो ये हम लोग जान लें। और ये होता क्या, जैसा नाम ही है इनर्ट। इनर्ट माने होता है रिएक्ट न करना। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सारे क्या हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे। और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो ऊपर से नीचे अगर चलें, जैसे ग्रुप 13 में थैलियम है, 14 में पीबी है, 15 में बीआई है, 16 में पीओ है, फिर 80 है, ऐसे ही आगे। तो यहाँ पर ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं, इसमें जो है कि होता क्या है कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम, है ना, 2s2 2p1, यहाँ पर 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, है ना। यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये क्लियर हो गया कि हीलियम हो जाएगा और 2s2 2p2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2s2 2p3 और 2s2 2p4 और 2s2 और 2p, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5, है ना, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा क्या, जरा हम लोग देखें कि यहाँ पर नीचे जब चलते हैं तो हैवी मेटल के जो s ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर होगा 6s2 और 6p2 होगा, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। यहाँ पर भी जो 6s2 6p3 होगा तो यहाँ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा। 6s2 और 6p4 यहाँ पर भी बॉन्ड बंद कर देगा। 6s2 और 6p5, तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग में क्या करेगा? ये सब ऑर्बिटल ऊपर से नीचे अगर चलेंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। इसी इनर्टनेस को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैवी मेटल्स जो आप ये देख रहे हैं, ऊपर से हम नीचे चलते हैं तो एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है, यानी कि इनर्ट हो जाता है। यही इनर्टनेस होने की वजह से इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन, अगर हम लोग देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस आर गेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है या गेन किया जाता है वह उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इट में भी जीरो, है ना, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या इवन निगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल लेकर के ऑक्सीडेशन स्टेट को समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम NaCl ले लिए, ठीक है, तो सबसे पहले सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बनाया होगा
और एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया होगा, और क्लोरीन क्या किया होगा, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा और बन गया होगा Cl-, ठीक है। और फिर अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो Na+ और Cl- आपस में मिलके NaCl का फॉर्मेशन किए होंगे। तो आपने कहा कि कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1, और क्लोरीन ने इस भाई कंपाउंड के फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। तो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उतना वो क्या होगा, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट और इनर्ट पेयर इफेक्ट तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इस आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहां पर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम लोग दिखा रहे हैं Z* से, है क्या चीज, it is the charge of nucleus experienced by the outer valence shell electron। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान दें कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो न्यूक्लियस चार्ज को एक्सपीरियंस करता है उसी एक्सपीरियंस को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पहले देख लें हम लोग कि Z* इक्वल होता है Z- सिग्मा। यहाँ Z* आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और सिग्मा है शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट या इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले एक बार हम लोग समझ लें, फिर इस पर हम लोग फैक्टर्स पर आते हैं कि कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये है, बीच में हम लोग ले लिए न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस और बैलेंस सेल के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जितना चार्ज को एक्सपीरियंस करता है बाहरी आउटर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये चार्ज कब ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस सेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आया तो देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया लिथियम का, ठीक है। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉन आया तो अब यह न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस में आपका क्या है, जो प्रोटॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन आया तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस खींचेगा, बोरान का भी खींचेगा, कार्बन का भी खींचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल न्यूक्लियस के करीब आएगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सभी को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता जाएगा, जिसकी वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। क्योंकि सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो एक ही सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा चार्ज को एक्सपीरियंस करता है, उस एक्सपीरियंस को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सेल कॉन्ट्रैक्ट होता, साइज छोटा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होगा, ध्यान दें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बात सही है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब होगा, जब यहाँ पर इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बैलेंस सेल में बढ़ते जाएंगे। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसका आया? नियान का। तो हम कह सकते हैं कि इसका साइज न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होगा। मतलब ये जब न्यूक्लियस वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बैलेंस सेल नियान का जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होगा। तो यहां पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नियान के बैलेंस सेल में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग दूसरा देखें तो एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यही है, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर निकालना चाहते हैं, तो बाहर निकालने के लिए अब चूंकि क्या है कि ये इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, क्योंकि एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि नंबर ऑफ सेल देखिए अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? अब देखिए नंबर ऑफ सेल अगर हम यहाँ बढ़ा दें, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम होगा तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा शिल्डिंग इफेक्ट के। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ सेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल अगर हम लोग देखें तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एनएस में सबसे ज़्यादा, फिर एनपी में, फिर एनडी में, फिर एनएफ में। जैसे मान लीजिए एनएस का क्यों ज़्यादा होगा इस बात को समझें तो एनएस का मतलब है कि एस जो सबसेल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्फेरिकली क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड होते हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कम होता है, तो डिस्टेंस कम होने के बीच इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इसलिए इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या हम यूँ कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा दिखता है। या हम इसका रीज़न यहाँ पर लिख दिए हैं कि द स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नियर ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है। देयरफॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, उस जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एस ऑर्बिटल एस सब सेल में जो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं या अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस की द्वारा, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है। इस बात को ध्यान दें, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और इसमें सबसे कम होगा। अब आगे हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या कांस्टेंट वैल्यू रहेगा तो कांस्टेंट है ना, उस इफेक्ट को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि है क्या चीज। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहां पर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट या कांस्टेंट, तो यहां पर हम लोग देखें कि है क्या चीज। तो डिक्रीजिंग इन अट्रैक्शन फोर्स एग्जर्टेड ऑन न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। या इसी को हम दूसरी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ रिपल्सन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट सेल टू रिड्यूस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो जरा हम एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, सेल हैं सब। ये बड़े बड़े जो हम लोग ये बनाए हैं, ये क्या शो कर रहा है, ये सेल को। तो ये है आपके सेल्स, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ये है, और इनके बीच क्या होगा भाई, ये इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से यहाँ पर न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने का यहाँ पर एक और रीज़न यहाँ पर है कि भाई एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पर हम लोग देखें तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और इनर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और इनर सेल इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाता है न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच। इसी डिक्रीजिंग फोर्स को हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये क्या है, इट इज़ द डिक्रीजिंग फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जाता है, ये क्योंकि यहाँ पर इनर सेल और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है। उसी डिक्रीजिंग फोर्स को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि शील्डिंग जो कांस्टेंट है, जो सिग्मा की वैल्यू होगा, वो सिग्मा की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय स्लेटर रूल्स। तो स्लेटर रूल्स के द्वारा हम इस सिग्मा कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा हम लोग देखते हैं स्लेटर रूल्स। स्टूडेंट्स, ये है हम लोगों का पूरा स्लेटर रूल्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज रिटेन बाय हाफ बाहु प्रिंसिपल। हाफ बाहु प्रिंसिपल के अनुसार हम इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनको इस तरह से ग्रुपिंग कर देंगे। हम एक एक करके आपको अच्छे से समझाएंगे आगे, पहले एक बार हम लोग देख तो लें कि क्या है। फिर सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ग्रुप to the right of outer cells to test electron contribute nothing to shielding constant. Third है कि all the electrons excluding test electron in the NS-NP group shield the valency electrons to the extent of 0.35 each except for 1s orbital which acts as NS in helium for which a contribution 0.30 has been प्रीफर्ड। हीलियम के लिए इतने से मल्टीप्लाई, बाकी के लिए 0.35 से मल्टीप्लाई। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन, मतलब इनर सेल होगा जब n-1 का मतलब इनर सेल, शील्ड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 0.85 ईच। 0.85 में सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन n-2, n-2 का मतलब आउटर के बाद इनर, इनर के अंदर के सारे सेल, ठीक है, वो n-2 होंगे। लोअर सेल्स शील्ड कंप्लीटली द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1.00 ईच, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स शील्ड इज प्रेजेंट इन ND-NF group, rule 2 and 3 are same but rule 4 and 5 are changed. Here all the electrons lying to the left ND-NF group contributes 1.0 each. अभी तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया, तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे रूल को हम एक छोटे से पॉइंट में समराइज कर देते हैं, तब तो आएगा। तो देखते हैं
इसी रूल को समराइज करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इस लेटर रूल तो बहुत कई पॉइंट्स में थे, उसी को हमने समराइज करके ये लिख दिया कि कैसे हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट इस लेटर रूल के द्वारा निकालेंगे। ठीक है, इसी को निकालने के लिए ये हम लोग रूल देख रहे थे। तो यहाँ पर इसको शील्डिंग कांस्टेंट को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल्स टू होता है 0.35 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth सेल सेल्स एक्सक्लूडिंग टेस्ट या बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस उसी में 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th सेल प्लस 1.0 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। यही आप पूरा इस लेटर रूल का एक तरह से समरी है। और यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर है क्या चीज़, जैसे यहाँ पर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल, तो nth सेल कौन होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हब्बाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में हम Zn30 का अगर हम लोग लिखें तो Zn30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। जैसे हम लोग अगर इसकी ग्रुपिंग कर लें तो यहाँ पर 30, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4 को अब हटा देंगे, आगे लिखेंगे। अब यहाँ पर 3p के बाद 3d आता है। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके बाद 4s2, तो जैसे यहाँ पर था ये, तो जितना पहले 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, 4 वाला एक साथ, वैसे हम लोग लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग कर लिए कि ये आपका ये पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, इस तरह से आपने लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब हम लोग देखिए इसको क्या बोलेंगे, nth सेल। nth सेल आने की बाहरी सेल या बैलेंस सेल। तो ये nth सेल के बाद जो ये थर्ड है या भाई ये 4s बाहरी हो गया, तो जो ये 3s 3p 3d है यानी ये थर्ड वाला जो सेल होगा उसको हम लोग लेंगे n-1 सेल, तो इसको हम लोग बोलेंगे n-1 सेल। और ये हो गया 4s वाला बाहरी सेल वाला क्या, nth सेल। और यहाँ पर अब यहाँ से n-1 सेल डिसाइड होने के बाद यहाँ से जितना भी बचेगा वो हो जाएगा इनर सेल। यही आप लोगों को करना होगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हब्बाउ प्रिंसिपल के अनुसार लिखना होगा, फिर इस तरह से ग्रुपिंग करना होगा। 3 पार्ट में उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक कर लेना है। पहले nth सेल जो बाहरी सेल होगा, फिर उसके अंदर वाला सेल जिसको हम n-1 सेल कहेंगे, और n-1 सेल के बाद जितने भी अंदर के होंगे सेल वो हम लेंगे इनर सेल। तो अब यहाँ पर ये डिसाइड हो गया तीनों। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब इस कांस्टेंट से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। जैसे यहाँ पर जो nth सेल होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। जैसे 4s2 है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे क्योंकि वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पर आप इफेक्ट देख रहे हैं, तो उसको छोड़ करके बाकी सब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो nth में देखिए जैसे 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हटा देंगे क्योंकि यहाँ लिखा एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिस पर आप इफेक्ट देख रहे थे उसको छोड़ दीजिए, तो बचा कितना 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1 इंटू 0.35 प्लस क्या हो जाएगा। अब n-1 सेल, n-1 सेल कौन सा होगा भाई, ये है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स n-1 सेल में है तो 0.85 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इनर सेल में कितना बचा, इनर सेल बाकी जितने बचेंगे वो इनर सेल, तो 6 इसमें और 4 इसमें, 6 4 10, तो 1 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वो सिग्मा आ जाएगा। ये बात समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे फ्लोरीन 9 है।
तो फ्लोरीन 9 में अगर हम लोग देखें तो ग्रुपिंग अगर हम लोग करें तो देखिए ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो अब ये बाहरी सेल तो यही हो गया। तो अब इसको nth सेल अगर हम लोग ले लेंगे तो nth 1 2 के बाद क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा क्या n-1th सेल। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रहा है, n-1th सेल। अच्छा, अब n-1th सेल ये हो गया, लेकिन अब इसके बाद इनर सेल नहीं है, तो इनर सेल आप इसको क्या मानेंगे, इनर सेल 0। तो अब यहाँ पर इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 0, तो 1 × 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर n-1th में क्या कर देंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 0.85 × 2 कर देंगे। अब बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, nth सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यानी टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कम करना होता है, तो अब यहाँ 5 2 7 आने 5 to 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बचा 6। तो 6 क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा और 0.35 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिग्मा कैसे निकालना है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले करके हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन या हम एक तरह से एग्जांपल कह सकते हैं कि हम लोग जो है कि कैसे सिग्मा और सिग्मा स्टार आने के शील्डिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो यही है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द शील्डिंग कांस्टेंट ऑफ एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के आप सिग्मा और जेड स्टार को कैलकुलेट करिए। तो अगर हम लोग देखें सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स ये हैं आपके, यहाँ पर हम लोग सिग्मा का जो फार्मूला आने की स्लेटर रूल जो आप लगाए थे, स्लेटर रूल्स के अनुसार सिग्मा निकालने का ये फार्मूला है और जेड स्टार निकालने का ये फार्मूला है। ये सब हो गया फार्मूला। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट है लिथियम 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। पहले हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ-बाहु प्रिंसिपल के अनुसार लिख लेंगे। तो अब हम लोग देखें कि बाहरी nth सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो ये भाई 2 है, तो बाहरी सेल हो गया nth हो गया। तो इसके अंदर वाला जो 2 के बाद 1 आएगा वो n-1th होगा। अब 1 के बाद तो कोई और है नहीं, वो नहीं है, तो क्या होगा, इनर सेल, इनर सेल 0 हो जाएगा। तो इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना कैलकुलेट करेंगे, आने के इस वाले में 1 × 0 हो जाएगा, क्योंकि इनर सेल है ही नहीं। तो अब यहाँ पर सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगा दें। देखिए यहाँ पर nth सेल में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, माइनस करना होता है टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगाएं, 0.35 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि nth सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है और टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हम अगर निकाल दें तो यहाँ पर s में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ nth सेल में 0 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर है प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th। n-1th में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये 1 अब यहाँ पर तो इनर सेल है ही नहीं, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व किया, 1.7 आ गया। अब फार्मूला ये लगा दिया, जेड स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो ये सारे जो कि क्या होंगे, इस एलिमेंट के प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि जेड होंगे, ये सब जेड होंगे इस एलिमेंट के। तो जेड में से सिग्मा को माइनस कर दीजिए जो आपने कैलकुलेट किया। अब लिथियम था तो 3 में से क्या करेंगे, 1.7 माइनस कर देंगे, तो जेड स्टार आने की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.3 और सिग्मा आ गया 1.7। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर यस में यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 1 बचेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 8 में देखिए 2, nth में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ इनर सेल इसमें 0 है, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीनों को हम लोगों को क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, ये आ जाएगा 2.05।
अब यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे, आने की ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 4 माइनस 2.05 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा जेड स्टार। ऐसे ही बोरान 5 का अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ-बाहु प्रिंसिपल के अनुसार ये आएगा। तो NH सेल अगर हम लोग देखें तो ये 2s 2p NH सेल हो गया। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे जिस पर इफेक्ट आप देखते हैं, तो ये निकाल देंगे तो बचेगा दो NH सेल में और एक दो इनर सेल में, सॉरी N-1H सेल में। भाई एक NH 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इसमें, तो टोटल 3 थे, एक निकाल दिए, बचा दो NH सेल में हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन N-1H सेल में। तो 2 इसमें से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 2 इसमें कर दिया। अब यहाँ पर इनर सेल इसमें भी 0 से कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे ये आएगा, फिर 5 में से क्या करेंगे ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ऐसे ही C6 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहाँ पर देखें NH सेल ये होगा, N-1H सेल ये होगा, इनर सेल इसमें भी 0 नहीं है तो 0 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। यही फार्मूले में केवल वैल्यू रखते जाएंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाएंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये बाकी एलिमेंट्स का हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिया। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अगर ध्यान से देखें तो धीरे धीरे ऊपर से लेफ़्ट टू राइट पीरियड में अगर चलें लेफ़्ट टू राइट तो देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये डबल जो लाइन है, डबल राइट का निशान है वो सिग्मा स्टार है, जो सिंगल राइट का निशान है वो क्या है, शिल्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखें तो 1.3 ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आने की न्यूक्लियस और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। आपने कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम लोग निकालते हैं क्या, ये तो हो गया किसी पीरियड का, अब एक ग्रुप का निकाल लेते हैं एल्कली मेटल्स का, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें क्वेश्चन ये सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर है कैलकुलेट द शिल्डिंग कांस्टेंट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स। आप पीरियड में देख लिए, अब जरा ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शिल्डिंग कांस्टेंट निकाल करके देखें क्या आता है। सोल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो ये सिग्मा निकालने का फार्मूला है और ये जेड स्टार आने की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का फार्मूला है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये शिल्डिंग कांस्टेंट है, और ये क्या है फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स के सारे एलिमेंट्स हैं, उनका हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि क्या होगा सिग्मा और जेड स्टार। यहाँ पर अगर हम लिथियम का लें तो ये तो आप लोग देख चुके थे। सोडियम का अगर हम लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, तो nth सेल में आपका क्या आ जाएगा 3s1, और बाकी ये 3 के बाद ये 2 आया तो जितने 2 होंगे वो n-1 सेल होंगे, और 2 के बाद जितने भी होंगे वो सब इनर सेल, क्योंकि 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना होता है पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। nth सेल, उसके जस्ट बाद वाला n-1h सेल, और उसके बाद जितने भी सेल होंगे वो इनर सेल। 3 पार्ट में आपको जो है कि ग्रुपिंग करना होता है। आपने ग्रुपिंग कर लिया, इन्हीं तीनों ग्रुपिंग में इस कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब इससे मल्टीप्लाई अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पर देखिए nth सेल ये है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो nth सेल में 0, तो 0.35 इंटू 0 हो गया। अब यहाँ पर n-1h सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0.85 इंटू 8, और यहाँ पर इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2। भाई देखिए ये ऊपर से नीचे हम लोग चल रहे हैं, और ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 8.8, और इसके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में से 8.8 माइनस कर दिए 2.2 आ गया। पोटेशियम 19 में अगर देखें तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.350 इंटू यहाँ पर फिर 6 2 8, और यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 10 से किया तो 16.8 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट किए तो 16.8, और इसका एटॉमिक नंबर पोटेशियम 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 में से ये माइनस कर दिया तो 2.2 आ गया।
रुबिडियम को अगर देखें तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s1 जो है nth होगा, तो 4s2 4p6 n-1th होगा। तो 4 के बाद जितने भी होंगे ये यहाँ तक इनर सेल होंगे, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें आप वैल्यू रख दिए भाई, यहाँ पर तो 0 से होगा, यहाँ पर जो है कि कितने 6 2 8 8 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे में अगर देखा जाए तो 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 28 सॉल्व किया तो ये आ गया। ऐसे ही सीजियम का होगा, स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे तो भी इसका क्या आएगा 2.2। कहने का मतलब है कि एल्कली मेटल्स में अगर ऊपर से हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखें कि सब कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, सिर्फ सेकंड और थर्ड में ये चेंज आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात को ध्यान दें। तो इस तरह से हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 5 में मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। ओके, धन्यवाद।